नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्य नेत्र विजन पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 6 का ज्योग्राफी। क्लास 6 का ज्योग्राफी ये एनसीईआरटी है। 4 टॉपिक हो चुका है। 5वां टॉपिक है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। आइए इसको समझते हैं बारीकी से, धीरे धीरे समझते हैं। क्या है, जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है। मतलब एक मात्र ऐसा ग्रह है पृथ्वी। 8 ग्रह में वर्तमान में तो अभी यही खोजा गया है कि 8 ग्रह में मात्र एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है। जंतु भी, पादप भी यहीं जीवित रह सकता है, दूसरी जगह नहीं अभी तक मिला है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व, मानव यहाँ जीवन जी सकता है क्योंकि इसके लिए जो आवश्यक तत्व चाहिए, मतलब जो चीज चाहिए सरवाइव करने के लिए, वो चीज क्या है भाई? भूमि, जल तथा हवा। भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। क्या है भाई? मानव इसलिए यहाँ पे रह सकता है क्योंकि पृथ्वी पे क्या है, मानव को जीने के लिए जो भी मूलभूत चीज चाहिए, भूमि, जल तथा हवा, ये सब कहाँ पे है? पृथ्वी पे है, इसलिए जीवन संभव है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 घटक हैं। देखेंगे क्या 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 घटक है, ये सब आपस में मिले जुले हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। पृथ्वी का वह भाग जो ठोस है, जिस पे हम लोग रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं, उसे भूमंडल कहा जाता है। और गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर धरती घेरती है, उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल। जिस पे हम रहते हैं भूमंडल। ये जो हवा, हम लोग जो अभी भी श्वास ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ये परत जो घेरे हुए है पृथ्वी को, इसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहा जाता है। जहां ऑक्सीजन रहेगा, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है तथा दूसरी गैस है। किसमें? ये वायुमंडल में, यानी एयर में, हवा में। कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैस से पाई जाती है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। आप जानते हैं पृथ्वी का लगभग 1/3 हिस्सा ही भूमि है, बाकी 2/3 क्या है? जल है। 2/3 हिस्सा क्या है? जल है। तो वही बात है कि पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। तो आपको समझ में आया? 3 बात यहाँ से निकला, भूमंडल, और क्या निकला? वायुमंडल, और तीसरा क्या निकला? जलमंडल। भूमंडल जिसपे हम लोग रहते हैं, जो ठोस है जिसपे हम लोग रहते हैं उसे भूमंडल कहेंगे। वायुमंडल किसे कहेंगे? ये पृथ्वी को घेरे हुए चारों तरफ जो गैस का वातावरण, इसे वायुमंडल कहेंगे। और क्या है? जलमंडल। जलमंडल किसे कहते हैं? जो जहाँ पे जल की राशि पर्याप्त मात्रा में हो, उसे क्या कहेंगे? जलमंडल। पृथ्वी पे 2/3 लगभग जल है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित हैं। यानी कि अब जलवाष्प जो वायुमंडल में, ये जल का कण है ना जी, जलवाष्प जो वायुमंडल में है वो भी जलमंडल के अंतर्गत आएगा, वो वायुमंडल में ऐड नहीं किया जाएगा। ये बात समझ में आया? आप जानते हैं जलवाष्प नहीं समझ में आया? समझा देते हैं। जलवाष्प मतलब ये जो वाष्प बनके, जल की मात्रा जो वाष्प बनके कहाँ पे? वातावरण में, वायुमंडल में है, जो बारिश होने के बाद धरती पर आके गिरती है, तो वही बारिश का जो बूंद होता है, जलवाष्प, वो वायुमंडल का हिस्सा ना होके जलमंडल का हिस्सा है। ये बात आप बारीकी समझ लिए होंगे शायद। तो जिसे जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं, जैसे बर्फ भी जलमंडल के अंतर्गत आएगा। बर्फ, जल तो ऑब्वियसली जलमंडल है, जैसे चाहे नदी का, झील, झरना, तालाब, कहीं का भी जल जलमंडल के अंतर्गत रहेगा। और जलवाष्प, वायुमंडल में भी जो भी जलवाष्प है वो भी जलमंडल का ही उदाहरण है। यहां तक समझ लिए होंगे आप लोग। आगे चलते हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है। जीवमंडल, यहां समझिएगा, जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है। मतलब जो जहां पे जीव रहते हैं उस मंडल को जीवमंडल कहेंगे। वो
एक सीमित क्षेत्र है, वो एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। जीव मंडल वहीं पे पाया जा पनपेगा जहाँ पे स्थल, जल एवं हवा तीनों हो, वहां पे क्या पाया जाएगा? जीव मंडल पाया जाएगा। ये नहीं कि स्थल तो है लेकिन जल पर्याप्त मात्रा में, तो वह मरुस्थल टाइप का क्षेत्र बन जाएगा, मरुस्थल का विकास होगा, वहां पे भी जीव पाए जाएंगे बहुत कम मात्रा में। जैसे छोड़िए स्थल, स्थल हो, स्थल नहीं हो जहाँ पे जल हो, क्या उसे जीव मंडल? स्थल, जल, हवा, जैसे जल और हवा, जल मंडल में जल और हवा एवरेस्ट चोटी पे पाया जाएगा, एवरेस्ट चोटी पे पाया जाएगा। बर्फ रूप में जल, जल किस रूप में? बर्फ रूप में, और हवा भी है कम मात्रा में है। क्या वहाँ जीवन संभव है? नहीं है। तो वही बात, जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र में पाया जाता है जहाँ पे ये तीनों पाया जाएगा, स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं, सभी प्रकार के जीवन। अब एकाध जीवन संभव है बहुत कम क्षेत्रों में, जैसे लाइकेन हो जाएगा, उसको कम चाहिए कुछ। चलिए भूमंडल चलते हैं, भूमंडल को समझते हैं, भूमंडल को बारीकी समझते हैं, इसको स्क्रॉल करके ऊपर कर दें। भूमंडल को समझते हैं, भूमंडल क्या है? आप लोग कमेंट किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, जो भी व्यक्ति देखते हैं कमेंट किया कीजिए, लाइक भी किया कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए अगर पसंद आए तो। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हम एनसीईआरटी सीरीज लाए हुए हैं। ज्योग्राफी कंप्लीट होगा फिर साइंस पे चलेंगे, शायद अगर व्यू ठीक ठाक रहा तो साइंस को भी ज्योग्राफी के साथ लेके चलेंगे, तो आर्ट्स एवं साइंस दोनों का बैलेंस बना रहे। एनसीईआरटी 6 to 10 पूरा हम कंप्लीट करेंगे और आपको अच्छा लगेगा, और आप पढ़िए, इस चीज़ को पढ़िए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एनसीईआरटी को नकार नहीं कर सकते हैं, एकदम नकार नहीं सकते हैं कि एनसीईआरटी छोड़ दें और ऐसे हवाबाजी करके छोटा मोटा किताब पढ़ लें, तो संभव नहीं है। बड़े एग्जाम के लिए आपको एनसीईआरटी एकदम पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ आईएएस पीसीएस वालों के लिए नहीं। इनफैक्ट सचिवालय, बिहार सचिवालय है, या फिर समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश का है, छत्तीसगढ़ का कोई ग्रुप बी टाइप का एग्जाम हो, तो सभी एग्जाम में आपको एनसीईआरटी लगभग पढ़ना ही पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ते तो ये नहीं कि आपका जॉब नहीं होगा, आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा, आपका क्रैक एग्जाम होगा, लेकिन जो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप एग्जाम दे सकते हैं अच्छा अनुभव के साथ, वो आपसे नहीं हो पाएगा विदाउट एनसीईआरटी। इसलिए एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ये बात आप समझिए। और यूट्यूब पे भी सर्च कीजिए, देखिए कि जो सक्सेस किया है, बड़े बड़े एग्जाम क्वालिफाई किया है, वो एकदम शॉर्टकट का मार्ग जो भी बता रहा है कि हम तो 1 घंटा पढ़ते थे, एग्जाम निकल जाता है, निकल गया, मेरा जॉब हो गया, तो वो एक पक्ष है। और क्या बोलता है हमको भी समझ में नहीं आता है कि इतना कैसे हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम लोग एनसीईआरटी पढ़ा होगा। आप देखेंगे जो भी आईएएस टॉपर या पीसीएस टॉपर या फिर जो भी पीसीएस निकाला है, वो क्लियर बोलेगा कि एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, अच्छा बुक पढ़ना ही पड़ेगा, एनसीईआरटी का नोट्स एक्चुअली पढ़ना पड़ेगा। तो आप पढ़ने में जो समय निकालेंगे, एक बार क्या कीजिए, आप बता देते हैं, बुक रखिए। पहले क्या कीजिए, एक बार मेरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद उसी दिन एक बार बुक भी पढ़ लीजिए, वही टॉपिक बुक भी पढ़ लीजिए, और उसके बाद आपको मजा आ जाएगा कि आपका मतलब इतना अच्छा टॉपिक हो जाएगा कि हम समझा भी दिए, पढ़ भी लिए 1-2 बार। उसके बाद अगर नोट्स बना पाते हैं, हमको लगता है बना लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, तब तो आपके पास ना होता है दूध का क्रीम जो होता है, क्रीम रहेगा आपके पास। इसलिए एनसीईआरटी का नोट्स अगर कोई बना रहे हैं तो वो बहुत ऊपर तक जाएंगे, मेरा गारंटी है, एकदम कोई बकवास बात नहीं, यूट्यूब पे सोशल मीडिया में हम बोल रहे हैं, एकदम गारंटी है ये बात कि एनसीईआरटी का जिसके पास भी नोट्स है, हाथ से लिखा हुआ, ये नहीं कि मार्केट में बिकता है, लेकिन वो आपके हाथ का नहीं है ना, आप खुद से बनाएंगे पढ़ के, और किसी मास्टर से पढ़ के खुद से बनाएंगे तो उसका एक अलग वैल्यू हो जाता है। इसलिए भी कि आप जो भी लिखे हैं आप समझ के लिखे हैं चीज़ को, इसलिए हाथ से लिखा गया नोट्स ही चाहिए। ये नहीं कि दूसरे का नोट्स मंगवा लिए, जीरोक्स करवा लिए, वो सबसे कुछ नहीं होने वाला है।
जो नोट्स मंगवाएंगे तो किताब में भी सारा बात लिखा हुआ है, सब कुछ तो किताब से ही पढ़ पूछता है ना, फिर क्या मतलब बन जाता है। चलिए भूमंडल को देखते हैं। भूमंडल क्या है? पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। भूमंडल किसको कहते हैं सर? पृथ्वी का ठोस भाग को भूमंडल कहते हैं। ये जो हम लोग जिस जगह खड़े हैं, अभी तो हम छत पे खड़े हैं, ठीक है, लेकिन जमीन पे हम लोग खड़े रहते हैं, या फिर ये घर जो जमीन पे खड़ा है, जिस जमीन पे खड़ा है उसी मंडल को क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग, ये पृथ्वी का जो बाहरी परत है, सामान्यतः ऐसा समझिए आप कि ये पृथ्वी है, गोल है, पृथ्वी गोल है, इसका जो भी बाहरी परत दिख रहा है ना आपको, यही परत भूमंडल कहलाएगा। ये परत क्या कहलाएगा? भूमंडल कहलाएगा। ये पूरे पृथ्वी पे सभी जगह जीव पाए जाएंगे, चाहे जल राशि में हो या बर्फ, ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ पे है, कम मात्रा में पाया जाएगा। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जीवन संभव है, जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में बहुत सारा जैव विविधता पाया जाता है। तो जैव विविधता अक्षांश रेखा से 0 डिग्री अक्षांश यानी विषुवत वृत्त से जैसे जैसे ध्रुव की ओर बढ़ेंगे, जैव विविधता में कमी आएगी, ऑब्वियसली कमी आएगी। यहाँ पे बहुत ज्यादा जनसंख्या का लोग भी मिलेगा, जैव मंडल में बहुत ज्यादा जैव विविधता भी पाया जाएगा। लेकिन आप ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे ना, बहुत कम जीव मिलेगा, ध्रुवीय जीव मिलेगा। तो वो सब बात है, इसको यही रहने देते हैं। फिलहाल यहाँ समझते हैं कि ये जो पृथ्वी के चारों तरफ का भाग जो है, ठोस भाग, उसे क्या कहते हैं? भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी के चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। किसका बना होता है? भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। चट्टान किसे कहते हैं समझते हैं आप लोग? ये जो चट्टान बता रहा है, चट्टान किसे कहते हैं? अब चट्टान मतलब पहाड़ का मोटा मोटा शिला मत सोच लीजिए। चट्टान मतलब जिस भाग पे, भूमंडल पे हम रहते हैं ना, ये इसमें मिट्टी भी हो, उसे भी चट्टान कहते हैं। पृथ्वी के सामान्य अर्थों में बता दें, पृथ्वी का ये जो ऊपरला हिस्सा है ना, जिसपे हम लोग रहते हैं, सारे जीव रहते हैं, इसे ही हम जब चट्टान कहते हैं। ये नहीं कि बड़ा बड़ा शिला, पहाड़, पत्थर, एवरेस्ट का ही चट्टान होता है, नहीं, ऐसा बात नहीं है, समझे। चट्टान तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये जो चट्टान है ना, इसमें जीवन जीने के लिए पोषक तत्व पाया जाता है। इसमें खेती करेंगे हम लोग, और जो भी जीव मिट्टी से, जैसे केंचुआ लोग मिट्टी से ही पोषक तत्व प्राप्त करता है, जैसे पादप लोग मिट्टी से ही जल के माध्यम से पोषक तत्व प्राप्त करता है, और फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके अपना भोजन प्राप्त करता है। तो वो सब बात है, जितना भी पोषक तत्व आप देख रहे हैं ना, ये मिट्टी में ही है। किसमें? मिट्टी में, इस चट्टान में ही है। चट्टान एक ही अर्थ में है। नेक्स्ट बात चलते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पृथ्वी के सतह को कितने भागों में बांटेंगे हम लोग? 2 भागों में बांट सकते हैं, बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है, तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। मतलब ये बात हो गया बच्चा, इधर देखिए, ये धरती है, क्या है? धरती गोल है। धरती गोल पे 2 चीज ना दिखेगा जी, या तो स्थल दिखेगा, या जहां स्थल नहीं है वहां जल दिखेगा। क्या दिखेगा? पानी दिखेगा, या तो जमीन या तो पानी। वही बात है, पृथ्वी के सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है। महाद्वीप कहेंगे, जैसे 7 महाद्वीप अभी ऑथेंटिक्स आते हैं, 8 खोजा जा चुका है, 8वां बता देते हैं। 7 कौन कौन है? सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद क्या है? अफ्रीका महाद्वीप, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है, तीसरा हो गया उत्तरी अमेरिका, फिर हो गया दक्षिणी अमेरिका, फिर हो गया क्या? यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर ना यूरोप के बाद अंटार्कटिका आ जाएगा, अंटार्कटिका, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया के बाद आ जाएगा फिर जीलैंडिया, नया खोजा गया है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं जानते हैं। करंट का इशू है, करंट में समझेंगे। एनसीईआरटी का प्रश्न में अगर पूछ दे, प्रश्न में क्या कि अगर आपको पूछे वर्तमान में छोटा एग्जाम, जैसे बिहार पुलिस टाइप का या फिर किसी भी राज्य का पुलिस पूछे, वर्तमान में
विश्व में कितने महाद्वीप हैं? तो आप 7 ही बोलेंगे, 7 जो जानते हैं 7 ही बोलेंगे। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद क्या है अफ्रीका, अफ्रीका के बाद अंटार्कटिका, उसके बाद क्या है ऑस्ट्रेलिया है, यही ना है। यूरोप, एशिया, सब्सिट्यूट हो गया, समझे। अंटार्कटिका और आर्कटिका ये सब साथ है, समझे। तो बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। एक बात हम बता देते हैं, ये महासागरीय बेसिन किसे कहते हैं? ये जो बड़ा बड़ा जलाशय है, जैसे प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, अटलांटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर है, ये सब जो महासागर है ना, ये सब महासागर को क्या कहते हैं? महासागरीय बेसिन कहते हैं। फिलहाल इसको यहीं पे रहने देते हैं। एक बात हम बोल देते हैं कि जो सीक्वेंस पता है ना महासागर का, महाद्वीप का घटते क्रम पता है ना, शायद यूरोप से पहले हो जाएगा अंटार्कटिका ना। अंटार्कटिका शायद बड़ा है, चेक कर लीजिएगा, अंटार्कटिका बड़ा ही है। ऑस्ट्रेलिया और यूरोप दोनों से बड़ा है अंटार्कटिका, फिर ये दोनों आएगा। अंटार्कटिका के बाद यूरोप है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। ये शायद नहीं, ये कंफर्म लगता है हमको, शायद सही ही है, शायद रहने देते हैं। शायद में समा जाता है सब कुछ ना, फिलोसफी में आप लोग देखे होंगे, शायद लगा दिया कीजिए। चलिए क्या भाई, नेक्स्ट है, विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विश्व में जितना भी महासागर है, चाहे आप प्रशांत महासागर को ले लीजिए, चाहे आप प्रशांत महासागर को ले लीजिए, या फिर अटलांटिक महासागर को ले लीजिए, या फिर हिंद महासागर को ले लीजिए, जितना भी महासागर है, देख रहे हैं यहाँ पे, दिख रहा होगा, शायद दिख रहा होगा। ये दोनों ओर प्रशांत महासागर है, ये बीच में अटलांटिक महासागर है, ये अंटार्कटिक ओशियन है, उसके बाद आर्कटिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, मतलब हिंद महासागर है। ये सब ओशियन देख रहे हैं, सभी महासागर में कहीं ना कहीं जल से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। ये मतलब एक जगह पानी वाला जहाज पे बैठेंगे, चाहेंगे तो पूरा धरती घूम लेंगे। जैसे हवाई जहाज से घूम सकते हैं पूरा धरती, उसी प्रकार पानी वाला जहाज से भी घूम सकते हैं। मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक धरती सब एक दूसरे से नहीं जुड़ा होगा, समझे। इसके लिए जल संधि है, समझाएंगे उसको बाद में। जब ज्योग्राफी शुरू की है, शुरुआत खतरनाक तरीका से शुरू हो चुका है। आप लोग जुड़ते चले जाइएगा, मजा आएगा, और जो छूट जाएगा मतलब इस राह में, वो छूटते चला जाएगा ना। इस राह में, ये राह कठिन है, इस राह में चलना ही पड़ेगा। जो चल रहा है चल ही रहा है, और जो छूट जाएगा ना वो बहुत पीछे हो जाएगा। इसलिए एनसीईआरटी हम इसलिए कहते हैं कि अब मान लीजिए मेरा समझ में नहीं आता, किसी का भी पढ़ लीजिए यूट्यूब पे। हम वास्तविक बात बता देते हैं कि एनसीईआरटी हम तो पढ़ा ही रहे हैं अपने चैनल दिव्य नेत्र के माध्यम से, लेकिन अगर यहाँ से समझ में नहीं आए, शायद मेरा बात आपको समझ में नहीं आए, तो कहीं और से पढ़ लीजिए, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ लो भाई, पढ़ लो, बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए, मेरा फिर क्यों नहीं समझ में आएगा, हम भी तो समझा रहे हैं कितना। तो ये क्या बोला है, महाद्वीप किसे कहेंगे? जिसको जो स्थल होगा महाद्वीप कहेंगे, आसान भाषा में। महासागर किसे कहेंगे? जल राशि को महासागर कहेंगे। तो आसान तो बात है। विश्व के सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं, दिखा भी दिए। अटलांटिक हो, प्रशांत हो, या हिंद महासागर हो, सभी आपस में जुड़े हुए हैं। कहीं पे भी जहाज लेके पानी वाला जा सकते हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को दिखाए गए हैं। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हैं? स्थलीय भाग आपस में नहीं जुड़ा हुआ है। तो वही बात 5.1 में देखेंगे, समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जैसे शून्य माना जाता है। समुद्र तल किसे कहते हैं? एक बात समझिए, क्या भाई, समुद्रीय जल के तल सभी जगह समान होते हैं। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल, यहाँ एक पॉइंट है ना, समुद्र तल। ये समुद्र तल होता क्या है? ये समुद्र तल होता क्या है, समझिए चीज को। आप जो समुद्र के किनारे कभी गए हैं? जो नहीं गए हैं, नदी के किनारे तो गए हैं, नदी के किनारे भी नहीं गए होंगे, तो ऐसा जल राशि तो देखे होंगे जो झील टाइप का हो। तो आप देख रहे हैं ना, आप देख रहे हैं ना, झील में जो सतह दिख रहा है ना, यहाँ झील मान लीजिए ये समुद्र है, यहाँ पे पानी भरा पड़ा है, यहाँ पे
पानी भरा पड़ा है, यही समुद्र में पानी भरा पड़ा है, तो क्या समुद्र तल कहेंगे किसे? ये जो आप ऊपरला हिस्सा देख रहे हैं यहाँ तक पानी जो भरा पड़ा है, इसी तल को क्या कहेंगे हम लोग? समुद्र तल कहेंगे। ये नहीं कि नीचे जाएंगे, ये निचला क्षेत्र को नहीं समुद्र तल कहेंगे, ये नहीं कि नीचे जाएंगे गहराई में समुद्र तल होगा। समुद्र तल किसे कहेंगे? ये पानी का, समुद्र में जो पानी का ऊपरला हिस्सा देख रहे हैं ना, इसे कहेंगे समुद्र तल। यही तल पाने के लिए नदी भी व्याकुल होती है। कैसे? नदी जब ऊपरी क्षेत्रों से चलती है तो गाद लेके चलती, काटते नदी की चलती, तब तक काटते रहेगी जब तक समुद्र तल के सीधा में इतना काट न दे, तब तक नदी शांत नहीं रहती। काटते काट के कहाँ पे? यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करेगी। तो वो बाद का सब्जेक्ट है, बाद में समझेंगे। समुद्र तल किसे कहेंगे? समुद्र का जो पानी वाला ऊपरला सतह है ना, उसे ही समुद्र तल कहेंगे। ये बात समझ में आया? आ गया होगा। कुछ बात नहीं, समुद्र तल किसे कहते हैं, तो वही बात है। और भारत में, भारत यानी विश्व की सभी ऊंचाई जो मापी जाती है इस समुद्र तल से ही मापी जाती है। जैसे 8,848.48 जो हिमालय की ऊंचाई एवरेस्ट की है ना भाई, समुद्र तल से ऊंचाई है उसका। किसका भी? समुद्र तल से ऊंचाई है। या बिहार की ऊंचाई कुछ होगा, तो भूभाग का कोई भी ऊंचाई, जो भी भूभाग का ऊंचाई होगा, उसे जो मापा जाता है, कहाँ से मापा जाता है? इस समुद्र तल से। ये समुद्र तल पृथ्वी के चारों तरफ समान है, क्योंकि पानी आप देखें, पानी आप जितना भी पानी डालते जाइए, कोई बड़ा सा बकेट है, बाल्टी है, समझे? बाल्टी समझिए आप, उसमें बाल्टी में पानी डालते जा रहे हैं, तो क्या पानी जिस जगह, मान लीजिए बाल्टी है, पानी है इतना भरा पड़ा, अब इसमें आधा बाल्टी और पानी थोड़ा डालेंगे, क्या इसी जगह पानी उठेगा? नहीं, पानी इसमें जाके फिर ये सतह समतल हो जाएगा। तो अगर सभी समुद्र जितना भी महासागर है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो ये सतह क्या समतल नहीं होगा? प्रयोग करके देखिएगा कि एक बाल्टी में पानी, एक बाल्टी पानी है, आधा बाल्टी लगभग, उसमें 2 लोटा और डालेंगे। कितना? 2 लोटा और डालेंगे। क्या 2 लोटा जिस जगह गया उसी जगह उठेगा? नहीं भाई, जैसे डालेंगे ना तो सतह ऊंचा हो जाएगा थोड़ा, सतह क्या हो जाएगा? ऊंचा हो जाएगा थोड़ा, और पानी पूरे क्षेत्र में फैल जाएगा। तो वही बात है कि अगर एक दूसरे से सभी महासागर आपस में जुड़े हैं तो समुद्र तल पृथ्वी पे चारों तरफ कितना होगा? अलग अलग होगा? नहीं, एक ही होगा, जैसे यहाँ प्रयोग में आप समझें। चलिए देखते हैं, आज का क्लास अच्छा ही लगेगा आप लोग को। देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, प्रशांत महासागर का ये एरिया है, ये एशिया है, ये हिंद महासागर, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अंटार्कटिका है नीचे, आर्कटिका है ऊपर में, ये यूरोप है, यहाँ अटलांटिक महासागर एस आकार का है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है। प्रशांत महासागर का वो पिछला हिस्सा, ये नहीं कि दूसरे प्रशांत महासागर है सर, ऐसा नहीं, एक ठो इधर है, एक ठो इधर है, ऐसा नहीं है। ये है कि कागज को, धरती ऐसे है गोल है, तो इसको फाड़ के ऐसे करेंगे, मान लीजिए इसको फाड़ के ऐसे करेंगे तो एक हाथ का इधर चला गया, एक हाथ इधर चला गया, वही बात है। इसको फाड़ के क्या किया? गोल को ऐसे कर दिए, आधा टू इधर, आधा प्रशांत महासागर इधर, आधा प्रशांत महासागर इधर। ये जो क्षेत्र है 180 डिग्री देशांतर है। समझाएंगे ये, जब सब चीज बताएंगे, बारीकी से बताएंगे, धीरे धीरे चलिए, बहुत दूर जाना है तो दौड़िएगा तो गिर जाइएगा मुंह भर, इसलिए एनसीईआरटी कंप्लीट कीजिए ना। हवाबाज लोग इकट्ठे है, ऐसा ऐसा हम देखे हैं, पूरा हवाबाजी करता है, अरे मेरा तो ऐसे है, मेरा तो ऐसे है। एनसीईआरटी का कुछ भी ज्ञान नहीं है, बार बार बोलेंगे एनसीईआरटी भाई पढ़ दो, मेरे पास तो टाइम नहीं। क्या बोलेगा? मेरे पास तो टाइम नहीं है। भाई तू दिन भर टिकटॉक और फलाना ढकाना वाला जो वीडियो, स्नैक वीडियो क्या क्या होता है, वो वीडियो इंस्टा पे देखते रहता है, खुद बनाता है या लड़कियां भी बनाते रहती है। हम किसी को ये नहीं कहते कि आप मत बनाइए, लेकिन आप ये बहाना मत कीजिए कि मेरे पास टाइम नहीं है पढ़ने का, ये एनसीईआरटी 15 मिनट का वीडियो मास्टर का नहीं देख सकते क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। ये बहाना आपका नहीं चलेगा, समझे? ये बहाना आप डिफेंस नहीं कर सकते हैं, मतलब अपना डिफेंस के लिए कि कुछ और बहाना ला दे, नहीं हम तो कर लेते, लेकिन ऐसा प्रॉब्लम था, वो कुछ नहीं, आप प्रॉब्लम खुद क्रिएट किए हैं, आप खुद प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं। इसलिए प्रॉब्लम सबके साथ है, सबके पास है,
सबके पास प्रॉब्लम है, किसके पास नहीं? मास्टर यहाँ खुश है? कोई खुश नहीं है। इस धरती पे जो भी जन्म लिया है सभी कहीं ना कहीं दुखी का शिकार है। तो आप भी सोचिए, समय निकालिए और पढ़ना पड़ेगा बाबू। जो भी समझ रहे हैं ना, इस चीज को देख रहे हैं ना, वीडियो को, अभी जो मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा कि एनसीईआरटी का टॉपिक पूरा 6 to 10 वाला कंप्लीट कर लेना। हमसे नहीं हो पाएगा ना, तुम और किसी यूट्यूब के माध्यम से देख लेना, नहीं तो फंस जाओगे एकदम गारंटी। आने वाला समय इतना डिफिकल्ट होते जा रहा है ना भाई, सब कुछ सबको पता है। एक समय हम लोग जनरल कंपटीशन में जब 2 साल मेरा हो चुका था तो हमको ये भी ज्ञान नहीं था कि महाद्वीपीय विस्थापन भी आया है, महाद्वीप विस्थापित भी हुआ है। हमको 2 साल तक ज्ञान नहीं था इस बात का। बाद में ज्योग्राफी ढंग से पढ़ते हैं अपने से, तब पता चलता है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो दिया है वेगनर साहब ने, जब वेगनर सिद्धांत पढ़े तब पता चला कि महाद्वीप तो एक ही भाग में था, सब टूट टूट के इधर उधर से सब खिसका है, सब प्लेट टूटा है, एक प्लेट पे ये महाद्वीप है। तुमको 2 साल तक इसका ज्ञान नहीं था। सही बताते हैं आप लोग, आजकल तो बच्चा बुजुर्ग ज्ञान है, शायद उस समय भी मेरे सिलेबस में था, लेकिन ना हम पढ़ पाए ढंग से अंडर 10 तक, और ना उस तरह माहौल भी मिला। सरकारी स्कूल में माहौल भी नहीं मिला, सर भी उस तरह नहीं थे जो पढ़ा दिए हमको पढ़ा देते। शायद स्कूल में भी टीचर नहीं पढ़ाए, या पढ़ाए होंगे तो ठीक से समझ नहीं पाए। सर तो ठीक से समझाए होंगे, सर ऐसे थोड़ी सर हैं, हम नहीं समझ पाए होंगे वो शायद उस समय। तो ये बात है, हम सब कुछ समझाते चले जा रहे हैं, तो आप समझिए चीज को और पढ़ते रहिए। क्या है भाई? विश्व के सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे जो ऊंचा शिखर है ना, ये धरती गोल है, इस पे अगर सबसे ऊंचा कोई चीज है तो सबसे ऊंचा क्या है भाई? एक हिमालय पर्वत है जिसकी एक चोटी है जिसका नाम है एवरेस्ट चोटी। इस धरती पे सबसे बड़ा ऊंचा शिखर है, कितना है सर? 8,848 मीटर, यानी 8 किलोमीटर, 9.25 किलोमीटर ना जी, 848, 8,848 हो गया लगभग, 9.25 ये लगभग जाएगा, समझे? इतना ऊंचा क्षेत्र है पृथ्वी पे। तो विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मिरियाना गर्त है। आप सोचिए, आज इसकी गहराई कितना? 11,022 मीटर। मतलब ये हुआ कि इस धरती पे जो चीज ऊंचा हुआ उठा क्षेत्र है, अगर यहाँ पे धरती पे गहराई जो भी है, जो भी चीज गहरा है, इस जो उठा हुआ क्षेत्र है हिमालय को अगर डुबा देते हैं, इसमें उल्टा देंगे कल्पनाओं में, ऐसे तो किसी को पावर नहीं है उसको उठा के पलटा दे। हिमालय के एवरेस्ट चोटी को कोई उठा सकता है, लेकिन कल्पनाओं में हम लोग पलट सकते हैं। अगर इस कल्पना में हम लोग एवरेस्ट चोटी को किसमें? उस मिरियाना गर्त में डालते हैं, फिर भी गहराई रही जाएगी, फिर भी डूब जाएगा पूरा हिमालय, पता नहीं चलेगा, 3 किलोमीटर बचले पानी रह जाएगा। सोचिए कितना गहरा है। मतलब सबसे गहरा और सबसे ऊंचा जो क्षेत्र है 11,8 कितना हो गया? 19 ना जी, 11,8 19, 19,848 और 22 कितना हो गया? 40 20 60 10 70, 11,870, इतना 19,870 ना जी, 19,870 मीटर सबसे निचली बिंदु और सबसे ऊपरली बिंदु धरती पे स्थित है। सोचिए प्रकृति का बनावट कैसन है ना जी। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? कभी कल्पना किए हैं कि ऐसा भी हो सकता है? 8,848 कहाँ है, कहाँ 11,008 कितना 11,022 है। मतलब हिमालय को उल्टा गिरा देंगे ओकरा में तो डूब जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो वो स्थिति है मेरियाना गर्त का, कहाँ पे? प्रशांत महासागर में। इस क्लास से अगर जुड़े हैं, जो भी वीडियो अभी देख रहे हैं, तो उसको बता दें हम कि मेरियाना गर्त कैसे बना है, वो चीज मास्टर बताएगा। मेरियाना गर्त कैसे बना है, हिमालय कैसे बना है, सब कुछ बारीकी से बताएंगे। और आपको इतना अच्छा लगेगा मेरा ज्योग्राफी क्लास कि मतलब जीवन आत्मसात हो जाएगा। जीवन भर हवाबाजी बीच में कीजिएगा किसी के बीच में कि ऐसे बना,
बोलेगा कि झील, भाई कोई भी झील, विश्व का कोनो झील बोल दीजिए, वो झील नाम लेते आपको पता चल जाएगा वो झील बना कैसे है, वो चीज बताएंगे इस क्लास से हम। इससे जुड़े हैं, अभी तो एक एक क्लास मतलब वार्म अप कर रहे हैं हम। मेरा था कि हम पढ़ा रहे थे लेकिन छोड़ रहे थे, पढ़ा रहे थे, कंफ्यूजन में चल रहा था क्लास यूट्यूब पे, पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, कंफ्यूजन में था। लेकिन अब यूट्यूब पे प्रॉपर हम आ चुके हैं, अब बताएंगे आपको वास्तविक स्थिति। ये नहीं कि रट लो भाई चिल्का झील उड़ीसा में है, चिल्का झील उड़ीसा में बना कैसे है वो बताएंगे, समझे। इसलिए इस क्लास से जुड़े रहिएगा, दिव्य नेत्र से जुड़े रहिएगा, समझे। तो गहराई पृथ्वी सबसे ऊंचा भाग एवं से इतने अधिक भी हो सकती है, कल्पना किए हैं। महाद्वीप के बारे में समझते हैं, क्या चीज समझते हैं भाई, महाद्वीप के बारे में समझते हैं। एक बात और है कि अगर चैनल पे जुड़ते हैं तो आप जुड़िए भी, क्या बोले, जुड़ते हैं मेरे चैनल से तो आप जुड़िए भी, दोस्तों को बताइए। मेरा गुरु दक्षिणा वही है कि आप 2 आदमी को शेयर कर दीजिए, उसको बताइए कि भाई इसका भी वीडियो देखो, या फिर सब्सक्राइब कर लो, कभी ना कभी उनको भी अच्छा लगेगा, शायद उनके लिए जो भी उनको चाहिए जो कंटेंट, शायद वो वीडियो कभी दे दें हम, जो उनको भी पसंद आ जाए। तो इसलिए आप शेयर कीजिए, समझे, शेयर कीजिए। बड़े कंपटीशन वाले तो एकदम शेयर कीजिए, बड़ा कंपटीशन का तैयारी एकदम यहाँ से होगा। ये जो 9th 10th 11th 12th का भी वीडियो देखिएगा, सब कुछ बचपन से लेके 55 तक का इस चैनल के माध्यम से वीडियो जाएगा, तो घबराइएगा नहीं। जो आपको चाहिए वो आप देखिए, जो बच्चे को चाहिए बच्चा देखेगा। चलिए यहाँ महाद्वीप के बारे में समझते हैं। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। कितना महाद्वीप है भाई, 7 महाद्वीप है। कौन कौन सा, एशिया यहाँ पे लिखा है। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। ये जो महाद्वीप देख रहे हैं ना पृथ्वी पे, 7 महाद्वीप, 7 महाद्वीप देख रहे हैं ना, 7 महाद्वीप, 1 2 3 4 5 6 7, फिलहाल ऐसे समझिए आप। ये 7 महाद्वीप जो देख रहे हैं ना, ये जल राशि से, इतना बड़ा जल राशि से आपस में क्या है, सब अलग थलग पड़ा हुआ है। वही बात है, ये विस्तृत जल राशि के द्वारा सब एक दूसरे से क्या है, अलग है। विस्तृत जल राशि सब एक दूसरे से अलग है। एक बार यहाँ रह गया एशिया, तो यूरोप चला गया वहाँ, इस टाइप का है। समझ, एशिया यूरोप तो खैर एक ही में है। कौन कौन है भाई, एशिया 1 नंबर, लेकिन 2 नंबर में यूरोप नहीं है। 2 नंबर में क्या है, अफ्रीका। एशिया, यूरोप, अफ्रीका। उत्तरी अमेरिका 3 नंबर में आएगा, 3 नंबर में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। दक्षिणी अमेरिका 4 नंबर में आएगा। 5 नंबर में अंटार्कटिका आएगा, 5 नंबर में अंटार्कटिका आएगा। 6 नंबर में यूरोप आएगा, 7 नंबर में ऑस्ट्रेलिया होगा। ये शायद सही है, शायद क्या है, लगभग सही ही है, ये सही बताए हैं हम, समझे। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये जो महाद्वीप है ना, ये महाद्वीप विशाल जल राशि से सब अलग थलग पड़ा हुआ है। चित्र 5.1 में आपको दिखाए थे। विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। आपको दिखाते हैं चीज, देख रहे हैं ना, ये चीज देखिए, क्या भाई, ये ग्लोब है, ग्लोब देख रहे हैं, यहाँ पे है विषुवत रेखा। क्या है, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के ऊपर में उत्तरी गोलार्ध दिख रहा है, हाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए, ये विषुवत रेखा देख रहे हैं, ये विषुवत रेखा के ऊपर में उत्तरी गोलार्ध, और विषुवत रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो विषुवत रेखा यहाँ, ये विषुवत रेखा है, ठीक है। तो इस विषुवत रेखा के ऊपर में उत्तरी गोलार्ध है। तो आप देख रहे हैं उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा भूमि कि दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा भूमि, तो उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा भूमि। देख रहे हैं यहाँ बड़ा धरती है, यहाँ पे भी बड़ा धरती है, ये आधा भाग लगभग ऊपर में ही है। ये विषुवत रेखा है ना जी, ये विषुवत रेखा है। तो अब विषुवत रेखा के दक्षिण में बस इतना सा भाग है भाई जमीन, इतना सा भाग जमीन है। यहाँ पे फिर न्यूजीलैंड का थोड़ा सा हिस्सा, सोचिए इतनी सा जमीन है। तो धरती का सबसे बड़ा भाग कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में। वही बात वहाँ समझाया गया है। ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। जो एशिया महाद्वीप है
विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये द्वीप जो दिख रहा है महाद्वीप, एशिया महाद्वीप कहलाता है। ये एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा में अफ्रीका आएगा, ये महाद्वीप समझिए, समझिए। तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना तिहाई? 1/3। पृथ्वी किसे कहेंगे सर? तो गोल भूमि, पूरा भूमि को न लीजिएगा, जितना भूमि है पानी को छोड़ के, समुद्र को छोड़ के जितना भूमि है, उस भूमि का लगभग 1/3 क्या है? एशिया ही है। 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे? पूर्वी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध नहीं समझे सर? बता देते हैं तो जे गोलार्ध पूरब में का पूर्वी गोलार्ध कहेंगे। जैसे देशांतर का विभाजन हुआ है ना, बताए थे ना, अक्षांश एवं देशांतर। 0 डिग्री उत्तरी ध्रुव, 0 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 0 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, ये ना जी, यहाँ से मिलाएंगे, ध्रुव को मिला दिए, क्या कहलाई वो रेखा? देशांतर रेखा। और 0 डिग्री ग्रीनविच से जो गुजरी है उसके पश्चिम में जाएंगे तो पश्चिमी गोलार्ध। ये क्षेत्र मान लीजिए ऐसे है, या फिर ऐसे काट देंगे, गोला गेंद है तो गोला को ऐसे भी काट सकते हैं, आई फिर जो भी फाड़ सकते हैं ना। गोल आलू को आप कैसनो काटिएगा, 2 भाग में कर, 2 तरह से काट सकते हैं। या तो उसका ऐसे है तो पूरा काट सकते हैं, जैसे तरबूज को काटते हैं। 1 सेकेंड, हाँ, तो आप इस आधार पे भी काट सकते हैं। तो ये पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। इधर वाला मम्मी सॉरी एक्चुअली क्या है कि खिड़की किवाड़ी सब बंद है, पंखा भी बंद है, मॉइस्चराइजर का समय है। आप जानते हैं जब दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में प्रवेश करती है, बारिश भले नहीं हो लेकिन वातावरण में मॉइस्चराइजर रहेगा। वो मॉइस्चराइजर कहाँ पे? नौज का श्लेष्मा में जाके जमता है। जमेगा तो क्या होगा? छींक आएगा, खांसी होगा, क्योंकि ये वाल्व जब सांस लेते हैं तो वो वाल्व मॉइस्चराइजर को अंदर जाने नहीं देगा और नौज श्लेष्मा में सटेगा। चलिए बायोलॉजी में पढ़ाएंगे उसके लिए विशेष, तो छींक आएगा। आप लोग जो भी बायोलॉजिस्ट होंगे उनको समझ में अच्छा आता होगा, या पढ़े होंगे, जानते होंगे, अच्छी बात है। तो वही बात है, ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया, ये पूर्वी गोलार्ध है। तो यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एशिया कहाँ पे है? यहाँ पे है। एशिया कौन सा गोलार्ध हो गया? पूर्वी गोलार्ध में है। यूरोप में जो अंतिम में ब्रिटेन है, वहां से तो ग्रीनिच लंदन से गुजरी है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध से के एशिया महाद्वीप से ही गुजरती है। भारत के 8 राज्य से गुजरती है। भारत के बीच से कर्क रेखा गुजरती है। बताते कौन कौन राज्य? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान के बाद गुजरात। ये 8 राज्य से गुजरी है। कौन? कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से। इसका मतलब ये हुआ कि एशिया के मध्य से गुजरी है कर्क रेखा। वही बात है, कर्क रेखा इस महाद्वीप से मतलब एशिया से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। एशिया के पश्चिम में क्या है भाई? यूराल पर्वत है। इतना डीप में बता रहा है। चलिए मास्टर तो ग्लोब बताते हैं भाई, एशिया और यूरोप कैसे अलग होता है यहाँ पे बता देते हैं। ये महासागर है, समझे? लगभग यहाँ से ये बीच में हो गया कौन सा भाई? भूमध्य सागर। इधर यूरोप है, ये यूरोप है। इससे का एक पर्वत है, पर्वत का नाम है यूराल पर्वत। क्या नाम है भाई? यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत है। ये यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर के इधर में, समझे? यूराल पर्वत से पश्चिम में देश जो है, उस देश को यूरोप कहते हैं। जो रूस एशिया में स्थित है, लेकिन रूस की राजधानी जो मॉस्को है, मॉस्को यूरोप में, इसलिए रूस को यूरोपीय कंट्री कहेंगे। लेकिन भौगोलिक दृष्टिकोण से यूरोप को क्या कहते हैं हम लोग? एशियन देश, एशियन कंट्री है ये। तो ये देश जो दिख रहा है, ये पर्वत यूराल पर्वत कहलाता है। ये इसके पश्चिम में यूरोप है। वही बात है,
इस महाद्वीप के यूराल पर्वत है, पश्चिम में यूराल पर्वत, एशिया महाद्वीप के पश्चिम में, एशिया महाद्वीप पूरा है, इसके पश्चिम में क्या है, यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत से अलग करता है क्या चीज, यूरोप। पश्चिम में यूरोप, यूराल पर्वत है जो यूरोप से अलग करता है। चित्र 5.1 में देख लीजिएगा, दिखा भी दिए। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को, यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को, यूरोप से यूरो लिया, एशिया से एशिया लिया, यूरेशिया, यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया यानी यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। ये दोनों भूमि एक के हैं। आप दूसरा कोई भी महाद्वीप देखेंगे, अफ्रीका देखेंगे तो अफ्रीका अलग है, लगभग अलग है। यहाँ पे स्वेज नहर से अलग भी हो गई, स्वेज नहर मानव निर्मित नहर है ना जी, गांधी जी के जन्म समय में हुआ था स्वेज नहर का निर्माण। तो ये अफ्रीका है, या फिर दक्षिणी में यहाँ उत्तरी अमेरिका देखेंगे, उत्तरी अमेरिका देखेंगे, या फिर दक्षिणी अमेरिका देखेंगे, दक्षिणी अमेरिका, या फिर ऑस्ट्रेलिया देखेंगे, ये ऑस्ट्रेलिया देखेंगे। जितना भी है ये सब पूरा अलग अलग है, अलग थलग पड़ा हुआ है। लेकिन इस एशिया एवं यूरोप दोनों एक में है, इसलिए इस संयुक्त भूभाग को हम लोग यूरेशिया कहते हैं। हम लोग नहीं, ये ज्योग्राफर कहा है तो हम लोग भी कहते हैं। तो संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहते हैं। समझ में आया? सब अलग थलग है, क्योंकि यही दोनों साथे में है। बीच में एक तो पहाड़ है, इधर एक बहन पहाड़वा है, पहाड़ का नाम क्या है, यूराल पहाड़। यूराल पर्वत के पश्चिम में यूरोप है और पूरब में क्या है, एशिया है। तो खाली पहाड़ से डिवाइड हो गया है भाई, भूभाग तो एक के है, इसलिए संयुक्त भूभाग को क्या कहते हैं, यूरेशिया कहते हैं। काफी आसान है चीज। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है, ये एशिया बहुत बड़ा है, एशिया बहुत बड़ा है। आप देखेंगे यहाँ इंडोनेशिया तक, दक्षिण पूर्व एशिया इंडोनेशिया का ब्रुनोई द्वीप से लेके स्टार्ट होता है और यहाँ तक चलो रूस का, रूस पूरा मंगोलिया, रूस सब, ये सब जितना भी देश है, तुर्की, ये सब सारा देश मिलके इधर एशिया में स्थित है। समझे? तो इतना बड़ा एशिया है, इसलिए तो 1/3 भूभाग किसका है, एशिया का ही, संपूर्ण पृथ्वी का। संपूर्ण पृथ्वी मतलब जितना स्थल है, जल वाला है। तो यूरोप एशिया से बहुत छोटा है, यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। कौन महाद्वीप? यूरोप महाद्वीप एशिया के किधर है, पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। आर्कटिक वृत्त किसे कहते हैं सर? कमेंट में करना। आर्कटिक वृत्त बताए थे ना अक्षांश देशांतर में, अक्षांश में बताए थे 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा या उत्तरी ध्रुव वृत्त कहते हैं। 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या इसके नाम से जाना जाता है, आर्कटिक रेखा या फिर 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव वृत्त। वही बात है, यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त, ये वृत्त है आर्कटिक, चारों तरफ ना घुमा होगा, वो धरती को बहुत तरफ ना, एक तरफ दिखाएं। मास्टर उधर कैसे दिखाएगा, मास्टर आप कल्पना कीजिए, उधर आप कल्पना कीजिए तो वो वृत्त होगा ना, तो वही आर्कटिक वृत्त नाम रखा गया है। गोल के ऊपर में चूड़ी, मान लीजिए गोल के अंदर है, गोल के ऊपर में चूड़ी रख देंगे तो ऊपर में फंस जाएगा, वही 66.5 डिग्री ऊपर में फंस गया। समझे? तो आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है, यह 3 तरफ जल से घिरा है। यूरोप, अटलांटिक महासागर देखिएगा, तीनों तरफ, इधर आर्कटिक महासागर, इधर अटलांटिक महासागर का उत्तरी अटलांटिक महासागर, तीनों तरफ से जल से घिरा है। अकोष्टक की खाड़ी है एक रूस में, वहां से लेके इधर चारों तरफ, मतलब अकोष्टक की खाड़ी के बारे में बता दे थोड़ा। यह अकोष्टक की खाड़ी जो है गर्मी दिन में भी खुली रहती है। समझे? जब गर्म जलधारा वहां चलती है, बताएंगे जब जल धारा पढ़ाएंगे तो कौन कौन सा बंदरगाह खुला रहेगा यूरोप में, तो वो सभी बताएंगे। आप फिर बारीकी से भिड़ते रहिए, मतलब तोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे ना, जब तक तोड़ब ना तब तक छोड़ब ना, वही बात है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का आकलन कीजिए, या क्या है लिखा हुआ है वहां पे, देखते हैं, का पता लगाइए। यूरोप के बारे में, अफ्रीका के बारे में पढ़ते हैं, पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। जितना भी वीडियो लंबा जाएगा उससे कोई मतलब नहीं, पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे आज। अफ्रीका के बारे में पढ़ते हैं। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये जो महाद्वीप एशिया अफ्रीका दिख रहा है आपको,
एक सेकेंड, हाँ अब ये अफ्रीका महाद्वीप जो दिख रहा है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप महाद्वीप है। तो पहला कौन है सर? एशिया। विषुवत विरितिया 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत विरितिया 0 डिग्री अक्षांश रेखा इसी महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, यहाँ 0 डिग्री अक्षांश रेखा देख रहे हैं ना, 0 डिग्री, ये अफ्रीका के बीचों बीच से गुजरी है, बीचों बीच से गुजरी है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भूभाग, बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देख रहे हैं, यहाँ से ऊपर उत्तरी गोलार्ध हो गया, इधर दक्षिणी गोलार्ध हो गया। बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में है और बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में अफ्रीका का। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 में देखिएगा, आप पाएंगे कि यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा, तीनों रेखा गुजरी भाई। यहाँ पे कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा, मकर रेखा नीचे, मकर रेखा यहाँ से, एक सेकेंड, मकर रेखा, लिम्पोपो नदी याद है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है ना जी, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटेगी। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटेगी। अब भारत में एक माही नदी है राजस्थान में ना जी, मध्य प्रदेश राजस्थान के बॉर्डर पे, राजस्थान में सामान्यतः खंभात की खाड़ी में गिरेगी। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटेगी। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटेगी, मतलब इधर से बातें जाएगी, अगर इधर से फिर तो 2 बार काटी। विषुवत रेखा को 2 बार कांगो नदी काटती है। कौन नदी? कांगो नदी, कांगो नदी, कांगो नदी। और यहाँ पे माही नदी, कौन नदी भाई? माही नदी भारत में बहती है, राजस्थान में। ये माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और लिम्पोपो नदी, कौन नदी? लिम्पोपो, 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 ये लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है अफ्रीका में। ये बात भी आपको याद होना चाहिए। तो कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती है सहारा का रेगिस्तान। ये जो सहारा का रेगिस्तान आप देख रहे हैं यहाँ पे, फिर से हम मैप बना लेते हैं। समझे, ये मोटा मोटी है, समझे, ये अफ्रीका है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है, मरुस्थल है। मरुस्थल का नाम क्या है? सहारा। क्या नाम है भाई? सहारा मरुस्थल, सहारा डेजर्ट, सहारा मरुस्थल है। ये मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? सहारा। यहाँ पे बारिश ने तो बालू बालू ढेर, समझे। तो सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, विश्व का भी सबसे गर्म रेगिस्तान है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पाएंगे कि ऐसे महाद्वीप से गुजरते हैं। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। ये जो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान जो हॉट है, कौन है? सहारा रेगिस्तान। कौन देश में है? कौन मतलब देश तो ढेरी देश है इसमें, समझे, नाइजीरिया वजीरिया सब आ जाएगा, बहुत सारा देश है इसमें, समझे। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे गर्म रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा है। समुद्र एवं महासागरों से घिरा है। इधर क्या है? अटलांटिक महासागर। इधर क्या है? हिंद महासागर। इधर क्या है? समुद्र है। कौन सा समुद्र? कौन सा समुद्र? कमेंट कीजिएगा। फिलहाल हम बताते हैं भूमध्य सागर। क्या नाम है? भूमध्य सागर। इधर है लाल सागर। क्या है? लाल सागर, भूमध्य सागर। ये समझिए, तो चारों तरफ पानी से घिरा है। इधर अटलांटिक महासागर है भाई, इधर हिंद महासागर है, इधर भूमध्य सागर है, चारों तरफ से घिरा हुआ। इधर क्या है? लाल सागर है। किधर क्या सागर है? लाल सागर है। तो समुद्र में महासागरों से घिरा हुआ है। चित्र 5.1 में देखेंगे, आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी यहीं से बहती है। कहाँ से? अफ्रीका में बहती है। अफ्रीका में बहती है। विक्टोरिया झील है। झील का नाम क्या है? विक्टोरिया। ये विक्टोरिया झील से निकलती है नील नदी, और कहाँ पे? भूमध्य सागर में अपना क्या बनाती है? मुहाना बनाती है, मतलब वहीं पे जाके अपना जल गिराती है। देख रहे हैं, ये नदी नील नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व में एकरा से बड़ो कोई नदी है ना। तो नील नदी सबसे बड़ी नदी है विश्व में। कौन महाद्वीप में? अफ्रीका में है। यही तो बात बताना चाह रहा है ना। सबसे लंबी नदी अफ्रीका में से होकर गुजरती है।
अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। यहाँ पे कर्क रेखा गई, यहाँ पे विषुवत रेखा है, यहाँ पे मकर रेखा है। छठा के स्टैंडर्ड से बता रहे हैं, नहीं तो हम देश भी बताते हैं कौन कौन देश है, तो मैप पढ़ाएंगे वहां पे आपको ढंग से समझाएंगे। फिलहाल तो अभी जुड़े हैं ना, अभी कारवां कहाँ पूरा हुआ है, कारवां तो अभी बाकी है, अभी तो शुरुआत की है ना। अब ये अफ्रीका समझ नहीं आप, अफ्रीका के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, अफ्रीका के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन तो बहुत छोटा है छठा के स्टैंडर्ड से। उत्तरी अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका किधर भाई, उत्तरी अमेरिका आप देखेंगे यही उत्तरी अमेरिका ना, ये उत्तरी अमेरिका है। यूरोप के बाद उत्तरी अमेरिका ये अटलांटिक महासागर है, समझे। तो उत्तरी अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, उत्तरी अमेरिका। तो बड़ा कौन है सर, एशिया। दूसरा का कौन बड़का है सर, अफ्रीका। तीसरा बड़का कौन है सर, अमेरिका। उत्तरी अमेरिका एक नाम कौन कौन देश है, कनाडा है ऊपर, अमेरिका, बहुत सारे छोटे छोटे देश है, उसको ढंग से बाद में पढ़ेंगे। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। सर पनामा जल संधि दिखाइए, तो दिखाते हैं बच्चा, दिखाते हैं पनामा जल संधि, हम बना के दिखा देंगे अगर काम नहीं होगा तो। हाँ ये तो है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है। ये उत्तरी अमेरिका, ये सकरा जो क्षेत्र है, यहाँ से जहाज से पानी से आप पानी वाला जहाज पे इधर बैठिएगा, इधर चल जाइएगा, जल संधि है, जल के द्वारा संधि किया गया है। ये जल संधि का नाम क्या है, पनामा जल संधि। क्या नाम है भाई, पनामा जल संधि, पनामा जल संधि। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को आपस में सक्रिय जल राशि से जोड़ती है, उस जल संधि को पनामा जल संधि कहते हैं। वही बात है, पनामा जल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पश्चिम में नहीं होगा, यहाँ पे आप मान लीजिए ये पूरा ग्लोब है, ये क्या भाई, ग्लोब है। यहाँ पे एशिया देखे थे, यहाँ पे यूरोप देखे थे, ये अटलांटिक महासागर है। तो यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्रीनविच से जो लंदन से गुजरी है, तो इसके तो पश्चिम में है, तो पूरा कहाँ पे है, यहाँ से विषुवत रेखा गुजरी है, विषुवत रेखा यहाँ से गुजरी है, 4 भाग में बांटते हैं, तो ये कोना कौन कहलाएगी, उत्तर पश्चिम कोना। तो वही बात है, वही बात क्या भाई यहाँ पे कहा जाता है, यह महाद्वीप पूरी तरह उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है ना, उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है, यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इस महासागरों का नाम बता सकते हैं, बताते हैं। इधर है अटलांटिक, इधर क्या है प्रशांत, उधर है आर्कटिक। अटलांटिक, प्रशांत एवं आर्कटिक, ऊपर में आर्कटिक महासागर है, ध्रुवीय महासागर है। चलिए वहाँ खाली बर्फ ही जमत है, क्या भाई खाली बर्फ ही जमत है, ग्रीनलैंड है इसका, ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड में खाली बर्फ है, एस्किमो निवास करते हैं। बड़का भालू को दिखेगा, बड़का बड़का भौल वाला भालू, उजला भालू। काला बाल का है ना सर, हमारे इधर तो काला बाल होता है भाई, काला बाल का है होता है भाई, धूप के कारण करिया बाल हो गया, वहां पे धूपे न है, तो धीरे धीरे जलवायु क्या किया है, उसका करिया बाल को उजला में रख दिया है ना, तो इसलिए उजला बालू दिखेगा वहां पे। और आदमियों उधर का लोग देखेगा गोरा गोरा खूब, फफड़ी लगेगा जमा हुआ, चिकना नहीं, जैसे हम लोग का चिकना शरीर है ना, पूरा चिकन लगेगा आएगा। और लोग गोरा देखिएगा खूब गोरा है, लेकिन लगेगा फफड़ी पड़ा है। कैसे, वो ठंडा देश में रहता है ना, इसलिए ऐसा हाल है। देखिए खूब चिकना दिखेगा कौन, तो आपका मतलब ये हुआ कि कहने का अर्थ ये है कि जो विषुवत रेखा के पास रहेगा तो खूब से चिकना दिखेगा, हम करिया करिया खूबे रहेगा, लेकिन चमकेगा, उसका स्किन देखिएगा पूरा चमकेगा। कैसे चमकता है भाई, क्योंकि वो विषुवत रेखा पे सूर्य की रोशनी लगभग पड़ती है, चमकता है, समझे। वो काहे चमकता है, फिजिक्स में बायोलॉजी में पढ़ाएंगे, समझे। फिलहाल यहाँ पे चलिए, क्या आप इन महासागरों का नाम बता सकते हैं भाई, बता तो दिए, अटलांटिक है सर, इधर प्रशांत है, ऊपर आर्कटिक है, क्लियर बात। दक्षिणी अमेरिका को समझते हैं, ये क्या है, दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है, यहाँ से विषुवत रेखा गुजरी है।
और यहीं पे एक नदी बहती है, नदी का नाम है क्या, अमेजन। अमेजन नदी विषुवत रेखा पे ही अपना क्या बनाती है, मुहाना बनाती है, वहीं जाके बस अटलांटिक सागर में अपना जल गिराती है। अमेजन बहुत विशाल नदी है। अगर विश्व की सबसे विशाल नदी कहा जाए या चौड़ी नदी कहा जाए तो वो अमेजन होगा, लेकिन विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका वाला, वही बात है। इसके पूर्व दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन सा दो महासागर है, पूरब में एवं पश्चिम में कौन सा दो महासागर है, सर पूरब में कौन सा महासागर है, अटलांटिक। पश्चिम में कौन सा है, प्रशांत महासागर। रटने की जरूरत है, कुछ नहीं रटेंगे सर, ऐसे देख लेंगे तो याद हो जाएगा। पूरब में पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वतमाला, यहीं पे है। आप देखेंगे पश्चिमी तट के सहारे एंडीज पर्वतमाला स्थित है, कहाँ पे, दक्षिणी अमेरिका में। इससे लंबा कौन है, सर आप बोले थे हिमालय, हिमालय सबसे ऊंचा है। ऊंचा और लंबा में फर्क ना है, मोटा और लंबा में फर्क ना है, उसी तरह ये लंबी है। विश्व के सबसे लंबी एंडीज 4 ठो बताते हैं, विश्व के 4 घटते क्रम बताते हैं। एंडीज के बाद सबसे लंबी कौन है भाई, यहाँ पे स्थित है रॉकी पर्वतमाला, उत्तरी अमेरिका में रॉकी। 1 नंबर में एंडीज, 2 नंबर में रॉकी, 3 नंबर में यहाँ पे हो जाएगा, 3 नंबर में क्या, हिमालय। 4 नंबर क्या है, ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, क्या नाम है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो 4 पर्वतमाला घटते क्रम में, बड़ा बड़ा एग्जाम सजाने दे देगा, बढ़ते क्रम में सजाने दे देगा तो फिर मुंह बन जाएगा, समझे वहीं पे ऐसे कर दीजिएगा बोलिएगा क्या मास्टर तो बताया था लेकिन हमारा याद है ना, तो ऐसा बात नहीं चलेगा। आप क्रम बात है, ट्रिक सर बताइए, ट्रिक का खिलाना होता है, यहाँ समझिए, देखिए और चीज को देखिए। जो दक्षिण अमेरिका है तो यहाँ एंडीज, ऊपर में उत्तरी अमेरिका तो यहाँ रॉकी, अपने इधर एशिया में क्या है, हिमालय 3रा नंबर पे, 4था नंबर पे ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट नाम से कुछ होगा, ग्रेट डेजर्ट, ग्रेट बेसिन, कुछ भी ग्रेट नाम जोड़ा जाए ना तो समझ लीजिए किसका बात हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया वाला पता नहीं ग्रेट काहे लिखता है तो लिखने दीजिए, ग्रेट लिख रहा है तो लिख रहा है। देखें वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, हाँ रिकॉर्ड तो हो रहा है। चलिए पूरा कहानियां बताएंगे हम, समझे, रिकॉर्ड हो रहा है, होने दीजिए, हम तो अभी बताए ना, ये तो शुरुआत है, अभी बाकी है, पूरा इतिहास बनाना बाकी है। 6-7 घंटा लाइव हम खुद पढ़ाएंगे आपको, देखिएगा पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे एक एक रात बैठ के। वैसा आप जुड़िए तो, और जोड़ दोस्त को तो जोड़िए, हमको भी तो मोटिवेट कीजिए। बस क्या करना है, वीडियो देखने के साथ लाइक किया कीजिए, कम से कम वीडियो को लाइक कीजिएगा तो हमको मोटिवेशन मिलता है। आप वीडियो देख लेते हैं और लाइक क्यों नहीं करते हैं, लाइक कर दिया कीजिए ना। लाइक क्या है भाई, जिस तरह विवाह होने के बाद महिला सिंदूर बांधती है, वही लाइक है यूट्यूबर का वीडियो का, यूट्यूब के वीडियो का लाइक है, श्रृंगार है एक तरीका से, इसलिए श्रृंगार होना चाहिए, लाइक होना चाहिए, समझे। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, पश्चिम दक्षिण, यहाँ विषुवत रेखा है पूरा दक्षिण में ना है अधिकांश में। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन सा महासागर है भाई, इधर अटलांटिक है, उधर प्रशांत है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है, यहाँ पे उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है एंडीज ना जी। अब बताते हैं कि जब मेन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो एंडीज कैसे बना है वो बताएंगे, एंडीज कैसे बना है वो बताएंगे, यहाँ टीटीका झील है वो भी कैसे बना है वो बताएंगे। फिर आप लोग फूकिएगा ज्योग्राफी को, फूक दीजिएगा तो उड़ जाएगा ज्योग्राफी। तो एंडीज इसके उत्तर एवं दक्षिण में फैला हुआ, चित्र 5.1 में दिखाया गया। दक्षिण अमेरिका में क्या भाई, यहाँ देखते हैं दक्षिण विश्व के दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। अमेजन नदी कहाँ बहती, विश्व की सबसे बड़ी नदी, विशाल नदी, चौड़ी नदी, एक क्या बात है ना, बड़ी नदी, विशाल नदी, चौड़ी नदी, भयावह नदी, सब एक के बात है। कहाँ बहती है, दक्षिण अमेरिका में। नाम क्या है सर, अमेजन, अमेजन नदी। यहाँ वर्षा बन पाया जाएगा, बहुत घना जंगल, पृथ्वी का इसको फेफड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, पृथ्वी फेफड़ा काहे कहते हैं। यहाँ पे जंगल, इतना घना जंगल है कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करता है, करेगी पेड़, तो क्या भाई ऑक्सीजन क्या करेगा, छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, लेकिन
एक तो ऑक्सीजन छोड़ा तो हम लोग को फायदा हुआ। दूसरा बात क्या है, सेल्यूलोज का बना रहता है गाछ, सेल्यूलोज में भी कार्बन है ना जी, तो कार्बन से मोटा मोटा गाछ अपने आप में इस कार्बन को समा लिया है, तो एक तो ऑक्सीजनों बनाए, दूसरा बात कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को हम अपने में रखियो लिए, तो दो जगह फायदा है। पेड़ से दो जगह फायदा है कि सर कार्बन गाछ में है, भाई कार्बन है गाछ में, तोरण में कार्बन है। कैसे? जिस भी चीज को जलाने के बाद अगर काला पदार्थ दे उसमें कार्बन है, तो कांच को जलाएंगे तो छोरो जो होता है, छाय बोलते हैं ना जी, राख, छोरो, छाय, तो वो कार्बन है। क्या है? कार्बन है। तो वो कार्बन कैसे कार्बन संचित किया था अपने शरीर में? पेड़ जब वो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण करता है, उस समय कार्बन को अपने शरीर में ले लेता है सेल्यूलोज रूप में, समझे? ऑक्सीजन छोड़ देता है, तो कार्बन को बचा भी लिया, ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड को से ऑक्सीजन बनाई हो दिया, तो दो जगह फायदा हो रहा है ना। वही बात है, दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। अब ऑस्ट्रेलिया चलते हैं ना जी, ऑस्ट्रेलिया डायरेक्ट चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है ना जी। सतवां नंबर पे, 7वें नंबर पे है सर ऑस्ट्रेलिया, लेकिन 8वां खोजा गया है, जिलैंडिया नाम रखा गया है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में मेंशन है ना। हम बोलेंगे गांव में मेरा नाम रख दिया है क्या, कुछ हो, आप ही का नाम रख दिया पवन सिंह तोमर, मान लीजिए पवन सिंह तोमर, अच्छा आदमी नाम मुझसे निकल गया, पवन सिंह तोमर नाम गांव में रख दिया क्योंकि अच्छा धावक है आप, समझे? तो पवन सिंह तोमर आपका जो नाम रखा गया, क्या आपका सर्टिफिकेट में मेंशन है? नहीं। जब सर्टिफिकेट में मेंशन है ना है तो नाम रखिए, नाम रखने से क्या फायदा है, समझे? तो वही बात है, जिलैंडिया खोजा गया द्वीप है, महाद्वीप है 8वां, लेकिन एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब अभी फिलहाल 7 देखना है, लेकिन करेंट अफेयर में आप 8 मार सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे है? दक्षिणी गोलार्ध में। आप इंडिया देख रहे हैं, इंडिया के यहाँ पे देखिएगा, ऐसे महाद्वीप है, ऐसे एक महाद्वीप है जिसका नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है, और यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, पर्वत का नाम क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, चौथी सबसे लंबी पर्वतमाला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और यहाँ ग्रेट बैरियर रीफ जो मूंगा चट्टान से निर्मित बना है, निर्माण हुआ है, ये भी कैसे बनता है वो भी बताएंगे बाद में सर। तो सब चीज बाद में बताइएगा, अभी क्या बताइएगा? अभी 6ठा क्लास का एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं तरह इसलिए, समझे? यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है, इस द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। मतलब एक द्वीप तरह है, चारों तरफ से सागर से, इधर प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया के पूरब में प्रशांत महासागर, इधर हिंद महासागर, चारों तरफ से घिरा हुआ है महासागर सागर से, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, छोटा है ना। अंटार्कटिका चलते हैं, अंटार्कटिका को समझते हैं। अंटार्कटिका क्या है? अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। धरती देख रहे हैं ना, धरती का निचला क्षेत्र में सतका दिखेगा इस जगह, समझे? उसमें आदमी नहीं रहता है, क्या बर्फ है ना, बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का बर्फ बना हुआ है ना, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। ये जो दक्षिणी ध्रुव है ना, इस महाद्वीप के बीच में स्थित है। चूंकि यहाँ दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ हमेशा मोटे बर्फ की परत जमी रहती है ना जी, खाली बर्फ है, वहां पर आदमी ना का सूर्य की तिरछी रोशनी, इसका मतलब क्या होगा? टेढ़ी रोशनी पड़ेगा भाई, तो धूप में ज्यादा होगा, तो वहाँ ठंडा हो जाएगा ना भाई, सब दिन ठंडी दिन, खूबे ठंडा, सब कुछ बर्फ जम गया। वही बात है, मोटी बर्फ से ढका रहता है, यहाँ किसी भी प्रकार का अस्थाई मानव निवास नहीं करता है। जाएंगे कभी कभी दक्षिणी गोलार्ध, कोई चल जाता है, लड़की भी जाती है, लड़का भी जाते हैं ना, तो घूमने के लिए पूरा शरीर में एस्ट्रोनॉट की तरह, एस्ट्रोनॉट समझते हैं जो स्पेस में जाता है मानव, एस्ट्रोनॉट सब कुछ पहन लेता है, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन की कमी पाया जाएगा, ऑक्सीजन सिलेंडर सब कुछ लेके दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचता है।
वहाँ पे 2-4 दिन रही हो जाता है, लेकिन क्या अस्थायी निवास कर रहा है? नहीं। वही बात है, यहाँ किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। सभी देश अपना अपना शोध केंद्र कर लिया है, स्थापित किया है। जैसे भारत के भी शोध संस्थान यहाँ पे स्थित है। नाम क्या है? मैत्री। दक्षिण गंगोत्री कहाँ पे? दक्षिणी गोलार्ध में, अंटार्कटिका पे ना। अब चलते हैं जलमंडल। कितना बड़ा टॉपिक है भाई, एक सेकेंड, बहुत बड़ा क्लास हो गया है। जलमंडल है, वायुमंडल है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में सोचे थे कंप्लीट ही कर देंगे। एक्चुअली बहुत लंबा क्लास हो गया है, आपका भी वीडियो देखते देखते आंख दर्द करने लगेगा। दर्द तो नहीं करना चाहिए, लेकिन चलिए रेस्ट देते हैं। एक के दिन 4 किलो मथा पे वजन दे देंगे, जब पप्पा भर दिए थे सब दिन। 15-20 मिनट का वीडियो रहता है मेरा, इकट्ठे 4 किलो का दे देंगे तो दिक्कत ना हो जाएगा। इससे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब अभी कीजिए। लाल जो होगा ना सब्सक्राइब के लिखा हुआ, उसको दबी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।